चलिए, क्या समझा था हमने, दोबारा ही शुरू कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम कि एक हमारे सेलर हैं, ठीक है, जो ए है। ये हमारे सेलर हैं। ये टोमेटो सेल कर रहे हैं। किन को सेल कर रहे हैं? बी को सेल कर रहे हैं, जो कि बायर हैं। ऑलराइट। अब ऐसा होता है कि गुड्स अभी या तो रास्ते में हैं, इन ट्रांजिट हैं, या फिर अभी हमारे सेलर के ही पोजेशन में हैं, उन्होंने भी टोमेटोज भेजे नहीं हैं। बट ये बी बायर क्या करते हैं ना, कि तभी के तभी सी से भी बात कर लेते हैं, टोमेटोज उसको बेच देते हैं, अपने जो आने वाले टोमेटोज हैं। ठीक। अब जब ये ऐसा करते हैं इस केस में, तो फिर एक टाइम आ जाता है कि इनको इन्हें पे करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी तक गुड्स जो थे सेलर के पोजेशन में थे, फिर सेलर क्या करता है, उनको इन ट्रांजिस्ट करता है, उनको कैरियर में रखवा देता है, या जिस भी तरीके से वो डिलीवर करवा रहे होंगे वो उसको उस प्रोसेस में डाल देते हैं। तो बायर को तब पे कर देना चाहिए था, बट बायर पे नहीं करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब बायर अगर पे नहीं कर रहा है तो सेलर क्या हो गया यहाँ पे? सेलर हो गया यहाँ पे अनपेड। ऑलराइट। अब जब आपका सेलर अनपेड हो गया यहाँ पे, तो उसका राइट टू लियन होगा, है ना। लेकिन आपके जो बायर ने यहाँ की है, जो फर्स्ट सेल थी वो तो सेलर और बायर के बीच हुई थी, और जो सेकंड सेल होती है ना उसको सब सेल कहते हैं। तो जो बायर वन ने बायर टू को की वो सब सेल हो गई, लेकिन बायर वन ने आपके क्या कर रखी है, ऑलरेडी सब सेल कर रखी है। तो इस बात का इफेक्ट आपके सेलर के राइट टू लियन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है ना। उनको नहीं पता है कि जो आपके बायर वन है उन्होंने बायर किसी और बायर टू को टोमेटो सेल कर दिए हैं। तो इस केस में ऐसा माना जाएगा कि सेलर का जो राइट टू लियन है वो वैसे के वैसे ही सही माना जाएगा, और अगर उनको पैसे नहीं मिलते हैं, वो अनपेड रहते हैं, तो वो अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज करा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। एक तो सिचुएशन ये हो गई। एक सिचुएशन क्या हो जाएगी कि बात मान लीजिए सब कुछ वही है, इन्होंने सेलर ने बायर को बेचे टोमेटोज। ठीक। अभी टोमेटोज का पोजेशन हमारे सेलर के ही पास था। देखिए, पोजेशन एक बार ही चला जाता है फिर तो राइट टू लियन का वैसे भी सवाल नहीं उठता है ना। इसीलिए आपको इस सिचुएशन में, इस सेक्शन में मान के चलना पड़ेगा कि पोजेशन जो है सेलर के ही पास है, या गुड्स इन ट्रांजिट है, बी तक यानी बायर तक अभी नहीं पहुंची है। ठीक। अब एक सिचुएशन क्या होती है कि सेलर जो ए है उन्होंने गुड्स सेल की, किसको? बायर को गुड्स सेल की। अब क्या हुआ ना यहाँ पे कि जब सी को इन्होंने सब सेल नहीं की, गुड्स प्लेज कर दी, लाइक गिरवी रखना। ठीक है, इन्होंने प्लेज कर दिया सी को। अब अगर सेलर यहाँ पे अनपेड रह जाता है तो सब सेल या प्लेज की वजह से उसके राइट टू लियन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे आपका जो बायर है, जो बायर वन है, वो सब सेल कर रहा है या प्लेज कर रहा है, इसके राइट टू लियन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सिचुएशन तो थी ये, यहां तक समझ आ गई आपको। अब इसी में ही एक सिचुएशन और उठती है। मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जो आपका बायर वन बायर टू, ठीक। अब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जो सेलर है बायर को टोमेटो सेल करता है। ठीक है। अब टोमेटो सेल कर रहा है अगर वो बायर को, तो यहाँ पे बायर इससे पूछता है कि क्या मैं इनको आगे सब सेल या फिर प्लेज कर दूं। तो यानी कहीं ना कहीं वो उसकी कंसेंट ले रहा है, असेंट ले रहा है। तो ये कहता है हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, मुझे क्या दिक्कत होगी, कर दो। तो यहाँ पे क्या था, इसने अपनी कंसेंट दे दी। इसका कंसेंट देना, इस पर्सन का कंसेंट देना ना, इसको गुड टाइटल दिला देता है। ऐसे केस में अब अगर ये सेलर अनपेड रह गया, ठीक है, तो ये राइट टू लियन नहीं एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि लियन से इस बंदे का नुकसान होगा, है ना। यहां पे इसको डिलीवर कराने पड़ेंगे, ये इसको डिलीवर कराएगा हर हालत में। बाकी डैमेजेस ले कोर्ट जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसकी कंसेंट थी सब सेल के लिए या प्लेज के लिए, तो कंसेंट के केस में क्या है कि लियन तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, ये खो देगा अपना राइट।
हाँ, प्लेज के केस में ऐसा हो जाता है, मान लीजिए सेल नहीं हुई, इसने बायर 1 ने बायर 2 को बेचा नहीं, सिर्फ प्लेज कर दिया, तो ये सेलर फिर किससे बात करेगा? सीधा इससे बात करेगा कि भाई अपना पैसा प्लेज का जो गिरवी रखने का था वो अपना पैसा रख लो और अपना काट के प्लीज मुझे बचा हुआ पैसा दे दो तुम, क्योंकि ना मुझे पैसे नहीं आए हैं। तो वो इसको पेमेंट ना करने की बजाय इसको कर देगा, जो भी हो पाएगा ये आपस में ऐसे डील कर सकते हैं। लेकिन सेल के केस में लियन तो वो खो ही देता है, प्लेज के केस में वो इससे बातचीत करके थोड़ा बहुत अपना वसूल करा सकता है। क्लियर है हम इस स्टोरी से? क्योंकि सेक्शन के वर्डिंग में शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते, अब आपको एक प्रॉपर बात क्लियर है कि आपका सेक्शन कह क्या रहा है ना? एक बारी आप लोग सेक्शन देख लीजिए। चलिए वर्ड्स देखिए इसके, क्या कहता है ये? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन। अब ये राइट ऑफ लियन हो या स्टॉप इन ट्रांजिस्ट हो, ये अफेक्ट नहीं होगा किसी भी सेल या फिर किसी भी डिस्पोजिशन यानी प्लेज वगैरह किसी भी चीज की वजह से वो अफेक्ट नहीं होगा जब तक सेलर जो है अपनी असेंट नहीं दे देता, उस चीज के लिए कंसेंट नहीं दे देता। अगर कंसेंट दे देगा तो बिल्कुल अफेक्ट होगा क्योंकि उसने अपनी कंसेंट दे दी है इस चीज को लेकर। अगर कंसेंट नहीं दे रहा है तो अफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा प्रोवाइजो क्या कहता है हमारा? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन इशूड। अब क्या हुआ ना इस केस में कि जो आपके सेलर थे ना, उन्होंने क्या किया कि पहले से ही पहले जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आना होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल समझते हैं कि कोई भी कागज ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम कर देता हो प्रॉपर्टी। मैंने कितने अच्छे से समझाया था ना जब इसकी एक्सप्लेनेशन आई थी। तो जो आपके सेलर थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो बायर है उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया। यानी जैसे मान लीजिए फोन अगर बेचा है तो उसका प्रॉपर बिल या उसके कागज उसके नाम कर दिए, बाइक बेची है या कार बेची है तो उसके कागज इसके नाम कर दिए। अब जब इस पे कागज इसके नाम हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इस पे चला गया है, फिर अगर ये इस पर्सन को बेच देगा और इसके नाम कर देगा, अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो सेम कार या बाइक अब इसके नाम कर देगा, तो समवेयर ये इंसान गुड टाइटल ले लेता है, फिर वहां पे उसको गुड टाइटल समझा जाता है उसका। देखिए प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर्ड। अब अगर दूसरे पर्सन जो बायर है आपका उसके लिए लॉफुली ट्रांसफर हो चुका है, उसके नाम पे बन चुका है और द ओनर ऑफ गुड्स, एंड व्हाट पर्सन ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इज अ पर्सन हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मार पीट से किसी फ्रॉड से उसने डॉक्यूमेंट का टाइटल अपने नाम कराया है, नो, या फिर उसको आइडिया हो कि सिचुएशन क्या चल रही है, अभी जो मेन सेलर भी है कोई बीच में वो अनपेड रह गया है, नो, ये सारी चीज़ों का उसका कोई आइडिया नहीं है। गुड फेथ में मिला है उसको और उसने पैसे भी दिए हैं इस बात के लिए, फॉर कंसिडरेशन हुआ है। उसको है ही नहीं कि यहाँ कोई सब सेल है या प्लेज हो रहा है, ऐसी कोई बात हो रही है, नो, उसको ऐसा कोई आइडिया नहीं है। उसको ये है कि B1 पर्सन है और मैं इससे एक बाइक खरीद रहा हूँ, इसके नाम पे बाइक है। अब जब आप खुद सोचिए, जब वो B1 से बाइक खरीद रहा है तो उसने जो कागज देखे तो B1 के नाम पे ही थी ना बाइक, इसीलिए तो कह रहा है कि लॉफुली उसके पास है ऑलरेडी। जब उसके पास लॉफुली है तभी तो वो B2 के नाम कर पाएगा वो बाइक या कार। अब वो बाइक या कार जो हो रही है वो B2 के नाम हो रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि आप क्या करेंगे कि इसके जो सेकंड वाला बायर है उसके टाइटल पे सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि उसने गुड फेथ में लिया और उसने उसके पैसे भी दिए हैं और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी उसने लीगली अपना नाम कराया है। अब लास्ट मेंशन ट्रांसफर यानी जो बायर 1 बायर 2 के बीच में हो रहा है, अगर वो सेल है तो जो अनपेड सेलर है ना पहला वाला, उसका लियन या स्टॉप तो ये तो डिफीट हो जाएगा, अब नहीं कर सकता वो एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के केस में। एक कब नहीं कर सकता? जब वो अपनी कंसेंट दे रहा है, एक तो वो तब नहीं कर सकते। जनरल रूल है कि वो कर सकता है, अगर बायर 1 बायर 2 को बेचता है तो जनरल रूल है कि हाँ वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। कब नहीं कर सकता है कि क्या बात हो रही है? जब नहीं कर सकता है जब वो कंसेंट दे रहा है कि हाँ कर दो उसको सब सेल, तब नहीं कर सकता। और कब नहीं कर सकता है? जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर 1 को अच्छे से बिल्कुल लॉफुली ट्रांसफर हुआ है और बायर 2 ने तो गुड फेथ में और कंसिडरेशन के साथ लिया है, तब ऐसे केस में भी अगर सेल हुई है, 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट है कि अगर सेल हुई है
तब तो अनपेड सेलर अपना राइट स्टॉप इन ट्रांजिट लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो तो डिफीट हो जाएगा। लेकिन अगर जो लास्ट वाला ट्रांसफर हुआ है वो प्लेज वगैरह है कि जस्ट गिरवी रखी है, उसको ओनरशिप नहीं दी, जो उसको लीगल डॉक्यूमेंट मिला है वो गिरवी वगैरह रखने का मिला है, या किसी कोई भी और डिस्पोजिशन ऑफ वैल्यू के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हुआ है, तो राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज किस तरीके से एक्सरसाइज हो सकता है? ट्रांसफरी के राइट ना माने जाए। मतलब ये सेलर था, ये बायर 1 था, ये बायर 2 था। अब सेल के केस में तो बिल्कुल गया राइट टू लियन, अगर सेल हुई है तो। लेकिन हाँ, अगर प्लेज वगैरह कुछ हुआ है तो ये जाके इससे बात कर सकता है कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हारा नहीं मारा जाएगा, तुमने गिरवी रखने में जितना पैसा दिया है हम तुम्हारा उतना पैसा सब चुका लो, अपना चुका लो पैसा और इस प्रॉपर्टी में से, और बाकी प्लीज मुझे पे कर दो क्योंकि मैं अनपेड सेलर हूँ, फर्स्ट सेल मेरे साथ हुई थी, आई नो तुमने गुड फेथ में लिया है, तुमको नहीं पता है, बट आई एम दी ओरिजिनल सेलर। तो वहां इससे बातचीत करके वो वहां पे अपना पैसा चुकवा सकता है प्लेज के केस में, ठीक है। और या फिर गुड्स ऐसा करेगा कि रोक लेगा, भेजेगा ही नहीं, उसको नुकसान ना हो, सिर्फ उतनी ट्रांसफर करेगा। वो केस टू केस वेरी करेगा कि ऐसा क्या होगा कि इसको नुकसान ना पहुंचे और ये अपना जितना वसूल हो सकता है उतना वसूल कर ले। लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है, अब आप सोचिए कि जब हम बात कर रहे थे जहाँ पे एक सेलर था ओरिजिनली और एक बायर 1 था जिसने सारा खेल मचाया, और एक बायर 2 था जिसने गुड फेथ में कंसिडरेशन के साथ लिया। अब इसने मान लीजिए सेल की बात नहीं है, सेल में तो बिल्कुल डिफीट हो गया, राइट, हमने पढ़ लिया, बात है प्लेज की। अब अगर इसने ऐसा किया है कि इसके पास जो इससे गुड्स खरीदे थे वो प्लेज में रखी हैं, किस में रखी हैं? प्लेज की हुई है। तो वो प्लेज वाली जो गुड्स है ना, वो जो इसके पास रखी गई हैं उसके साथ साथ इसने अपनी 1-2 रिंग या जैसे कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी रख दी अपनी, जो इससे खरीदी है उससे एक्स्ट्रा। हो सकता है ना कि इसने थोड़ी सी प्रॉपर्टी इससे खरीद ली सेलर से और कुछ अपने पास से अपनी प्रॉपर्टी इसके पास एक साथ सारी प्लेज पे रख दी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका ये जो सेलर है ये इस बंदे के पास जाएगा, बायर 2 के पास, कि भाई जो उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है ना मेरे सेल से अलग, उसको बेच बाच के पहले अपना चुका लो और मेरी प्रॉपर्टी मत बेचना, पहले जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच दो और मेरी वाली प्रॉपर्टी प्लीज मैं नहीं डिलीवर कराऊंगा, या डिलीवर अगर होने वाली है या करा दिए तो मुझे वापस दे दो या मुझे पैसे चुका दो। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कुछ जो इससे खरीदी है उसके अलावा, तो उससे भी चुकाया जा सकता है। क्या कहता है आपका सेक्शन की लैंग्वेज देखिए, ये कहता है वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, यानी सेल की तो बात होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि सेल के केस में तो आपको पहले ही पता है कि अगर सेल हो रही है तो राइट डिफीट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेज हो रहा है इन केस, तो प्लेज के केस में क्या होगा ना कि अनपेड सेलर जाएगा प्लेजी के पास, यानी जो सेकंड वाला पर्सन है बायर 2 है उसके पास जाएगा और उससे कहेगा कि अपना जो अमाउंट है वो सेटिस्फाई कैसे करो, अगर पॉसिबल है तो उससे कर लो जो अदर प्रॉपर्टी या अदर गुड्स या अदर सिक्योरिटी बायर ने आपके पास रखवा रखी हो, वो वाली नहीं जो मेरी हैं, उनके अलावा अगर आपको कुछ रखवा रखा है तो पहले उनको बेच के अपने पैसे ले लो, मेरी मत छूना। अगर आपका इसमें ही चुकता हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी मेरी फिर मुझे वापस कर देना, है ना। अगर उसके पास कुछ ऐसी अवेलेबल है अगेंस्ट द बायर जो बायर 1 है, तो वो ऐसा करेगा कि पहले सेलर वाली नहीं बेचेगा, बायर वाली ही बेच देगा। क्लियर? तो इससे उसे भी नुकसान नहीं होगा प्लेजी को और हमारे सेलर को भी नुकसान नहीं होगा। क्लियर? अब आप मुझे बताइए सेक्शन समझ में आया है? इतना इन डेप्थ इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी थी, वो हमारी हो चुकी है। बताइए क्लियर? आगे बढ़े, सेक्शन 54 पे आते हैं। बस थोड़ी सी स्टोरी दिमाग में रख लेना। ओके तथागत, अब 54 क्या कहता है? सेल नॉट जनरली रिजाइंडेड बाय लियन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब एक बात बताइए आप कि कहीं पे सेल हो रही है ना, जैसे मतलब आपके जो सेलर हैं वो बायर को कुछ बेच रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये सेलर जो है अनपेड रह गए। अब जब अनपेड रह गए तो अब इन्होंने क्या किया ना, अनपेड रहने की वजह से इन्होंने राइट टू लियन एक्सरसाइज कर लिया अपना। अब राइट टू लियन एक्सरसाइज कर लिया तो क्या आपकी जो सेल है वही खत्म हो जाएगी? नो, ऐसा थोड़ी होता है। राइट टू लियन एक्सरसाइज सेल खत्म करने के लिए नहीं कराया जाता।
राइट टू लियन एक्सरसाइज कराया जाता है कि भाई हमारे बीच सेल हो रही है, मेरे पैसे नहीं आए हैं, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे दे दो। क्लियर हो, है ना। राइट टू लियन किस लिए कराया जाता है कि पैसे नहीं आए हैं, पैसे दे दो, सेल थोड़ी खत्म करनी होती है। देखिए क्या कहता है सेक्शन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिजाइंडेड बाय मेयर एक्सरसाइज बाय एन अनपेड सेलर ऑफ हिज राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट। हाँ एग्जैक्टली तथागत पेमेंट के लिए होती है। अगर उसने अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज कर भी लिया है या उसने स्टॉप इन ट्रांजिस्ट कर भी दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेल खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो सेल करना ही चाहता है, वो उससे पैसे चाहता है, इसीलिए अभी उसने अपने गुड्स को रास्ते में रोक लिया है या अपने पास ही रोक लिया है कि ताकि उसको फर्दर पेमेंट मिल जाए। ठीक है। सेक्शन क्लॉज 2 क्या कहता है, वेयर द गुड्स आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर। अब मान लीजिए गुड्स ही ऐसी हैं, अब उसने लियन तो एक्सरसाइज कर लिया, उसने गुड्स को रास्ते में तो रोक लिया, बट उसके रास्ते में रोकने के बाद भी बायर उसको पैसे नहीं दे रहा है। उसने बायर को नोटिस दे दिया कि भाई देखो ये गुड्स खराब हो जाएंगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन इनको होल्ड कर सकता हूँ, ये टोमेटोज हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं टिकेंगे, प्लीज़ मेरे पैसे पे कर दो। अब 5 दिन का नोटिस दिया, छठा दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, नोटिस दिया। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि नोटिस दिया जा रहा है। अब नोटिस दिया और फिर भी उसके बाद पेमेंट नहीं हो रही है, फिर ऐसे में क्या होगा ना कि जो आपका सेलर है जिसने राइट टू लियन एक्सरसाइज किया है, यहाँ पे अगर नोटिस का पीरियड एक्सपायर हो जाता है, नोटिस देने के बाद भी उसको पेमेंट नहीं मिलती है, तब वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। तो रीसेल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नोटिस देना। जब आपका सेलर अनपेड होगा और वो अपना लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट एक्सरसाइज कर लेगा और आपके गुड्स जो हैं पेरिशेबल नेचर के हैं, है ना, या पेरिशेबल नेचर के भी नहीं है, मान लीजिए आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है, आपने बाइक सेल की है, तो कितने साल आप उसको, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो लाइफ लॉन्ग तो नहीं रोक लेंगे ना। एक रीजनेबल पीरियड ऐसा होगा जिसका आप वेट कर सकते हैं कि चलो पेमेंट नहीं आई है तो आ जाएगी आ जाएगी। आप उसको नोटिस दिए जा रहे हैं 6 महीने 1 साल का, तब तो उसको रीसेल करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन बेसिकली रीसेल से डील करता है। वो ये कहता है राइट टू लियन एक्सरसाइज करके या राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिस्ट एक्सरसाइज करके सेल नहीं खत्म हो रही है, हाँ, लेकिन रीसेल का राइट उसको मिलता है कि अगर वो नोटिस प्रोवाइड कर देगा, नोटिस प्रोवाइड कर देगा और उसके बाद भी वो इंसान आके उसको पे नहीं कर रहा है, तब ये चीज आपके सेलर को राइट टू रीसेल दे देगा। क्लियर। तो क्या कह रहा है सेक्शन, वेयर द गुड्स आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर और वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइजेस राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट गिव्स नोटिस, है ना, टू द बायर ऑफ हिज इंटेंट टू रीसेल। अब पेरिशेबल थी नहीं थी, उसने क्या करा, बाइक ही थी मान लीजिए, बाइक तो पेरिशेबल नहीं होती है, तो ऐसे में अगर वो अब उसको नोटिस दे रहा है कि देखिए 6 महीने का नोटिस देता है वो उसको कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पेमेंट के लिए 6 मंथ वेट करूंगा, 6 मंथ से ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊंगा और मैं इसको रीसेल कर दूंगा। वो अपनी नोटिस में इंटेंशन बता रहा है रीसेल करने की कि अगर मुझे 6 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं मिले ना, देन आई विल रीसेल दिस। तो द अनपेड सेलर में इफ द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम टू पे और टेंडर द प्राइस, अब अगर बायर फिर भी पे नहीं करता है तो आपका सेलर रीसेल कर सकता है गुड्स को एक रीजनेबल टाइम के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी बाइक जैसी चीज के केस में रीजनेबल टाइम क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। क्या पेरिशेबल गुड्स के उसमें और नॉन पेरिशेबल गुड्स में सेम टाइम रीजनेबल होगा? नो, बाइक 6 महीने वेट कर सकती है, टोमेटोज थोड़ी ना कर सकते हैं, तो रीजनेबल टाइम हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। ठीक है, वो रिकवर कर लेगा ओरिजिनल बायर से डैमेज ऑफ एनी लॉस। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसने रीसेल भी कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, सेलर ने बायर को एक कार सेल की, ठीक है, और कार सेल में उसने कहा कि भाई प्लीज अब मेरे पैसे दे दो, अब ये टाइम हो गया है, वो किसी तरह अनपेड सेलर बन गया, उसकी पेमेंट नहीं आई, तो वो क्या करता है, बायर को नोटिस देता है। नोटिस में कहता है कि 6 मंथ्स के अंदर मुझे पे कर दो, अगर नहीं किया तुमने तो मैं इस कार को रीसेल कर दूंगा।
जिस टाइम पे सेलर ने बायर को कार बेची थी ना, वो उसका न्यू मॉडल था और उसकी कीमत थी कार की 2 करोड़ मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तभी तभी लॉन्च हुई थी और उस टाइम पे उसका प्राइस 2 करोड़ था। अब क्या होता है ना कि जो ये 6 महीने के पीरियड, नोटिस पीरियड होता है, वो इतना भी वेट कर लेता है बायर के लिए। बायर इन 6 महीनों में भी पेमेंट नहीं करता। अब 6 महीने क्या होता है, कार हो जाते हैं, कार का मॉडल 6 महीने पुराना, तो अब इसको कोई 2 करोड़ में नहीं लेता है बल्कि 1.5 करोड़ में लेता है। 50 लाख कम हो गए सीधे सीधे। अब सेलर को कितने का नुकसान हुआ, 50 लाख का नुकसान हुआ। तो वो जो बायर है, भले ही उसने चीज नहीं खरीदी, उसके लिए पे नहीं करा, लेकिन सेलर इस पे सूट फाइल कर देगा कितने के लिए, 50 लाख के लिए, कि मुझे आपकी वजह से नुकसान हुआ है, मैं उस टाइम बेच रहा था, मैं उस टाइम बेचता किसी को 2 करोड़ की बिकती, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और आपने मुझे पे नहीं किया उस चीज के लिए, मैंने आपको 6 महीने का नोटिस दिया और 6 महीने के नोटिस में भी आपने पेमेंट नहीं की, और आपकी वजह से मेरी 2 करोड़ की कार 1.5 करोड़ में बिकी है, तो आपकी वजह से मैंने ये नुकसान उठाया है और आप ही इस नुकसान को पूरा करेंगे। क्लियर। अब बायर की गलती की वजह से सेलर ने लॉस उठाया, तो अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये कि ओरिजिनल बायर डैमेजेस फॉर एनी लॉस ओकेशन बाय हिज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पैसे देगा, बट द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट। अब मान लीजिए, हाँ, डिफरेंस क्लेम कर सकता है सेलर तथागत। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि जो 6 महीने बाद चीज बिकी है ना, वो 2 करोड़ की थी, लेकिन 6 महीने बाद उसकी कीमत किसी वजह से 2.5 करोड़ हो गई। अब तो बढ़ गया ना, अब तो प्राइस बढ़ गया है, इसीलिए हम डिफरेंस वर्ड यूज नहीं करते तथागत, क्योंकि ना डिफरेंस तो कम ज्यादा दोनों में देखा जाता है, इसीलिए कहते हैं लॉस। लॉस है तो वो रिकवर करेगा, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 0.5 करोड़ का उसको बेनिफिट हो गया, तो जो आपका बायर था वो ये नहीं कहेगा कि मेरी वजह से आपको ये हुआ है तो मुझे प्रॉफिट दे दो। नो, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर एनी प्रॉफिट, है ना, जो रीसेल से प्रॉफिट होगा वो मांगने नहीं आ जाएगा। हाँ, अगर लॉस उसकी वजह से होगा तो वहां डैमेजेस पे करेगा, अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है रीसेल में तो नहीं मांगने आएगा। इफ सच नोटिस इज नॉट गिवन, अब मान लो जो नोटिस हम कर रहे हैं वो नोटिस ही नहीं दिया गया था उसको, जो आपका सेलर था उसने बायर को नोटिस ही नहीं दिया रीसेल का, तब क्या होगा कि जो आपके अनपेड सेलर है ना, वो कोई डैमेजेस नहीं मांगेंगे, उन्होंने रीसेल कर दी, ठीक है, बात खत्म। अगर उन्हें रीसेल करते में किसी तरीके का नुकसान उठाना पड़ा तो वो बायर के पास डैमेजेस मांगने नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने नोटिस नहीं दिया था। अगर नोटिस देंगे रीसेल का तो एंटाइटल्ड हैं वो उसके लिए, अगर नोटिस नहीं देंगे तो एंटाइटल्ड नहीं है किसी तरीके का लॉस क्लेम करने के लिए। एंड द बायर शैल बी एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट। अब ये तो पेमेंट करने वाला होगा, हो सकता है ये तो कर देता, तो अब यहाँ पे जब इसको बिना नोटिस दिए रीसेल कर दिया गया और रीसेल में क्या हुआ कि ज्यादा पैसे वसूले गए, तो हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट मांग लेगा कि रीसेल में जो आपको 0.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ना, वो मेरा है, मैंने खरीद ली थी, मैं तो पे कर देता, आपने मुझे बताया बिना इसको बेच क्यों दिया, आपको क्यों लगा मैं पे नहीं करूंगा, मुझे बताते तो रीसेल करने से पहले मैं तो पैसों का ही अरेंजमेंट कर रहा था, किसी वजह से मेरे पैसे डिले हो गए थे। बस समझ आ रहा है आपको। थर्ड में क्या कहता है, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। अब जो अनपेड सेलर था उसने एक्सरसाइज करा राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल कर देता है गुड्स को। अब बायर एक्वायर करेगा गुड टाइटल ओरिजिनल बायर के, ओरिजिनल बायर कल उसके सर पे, ओके तथागत, ओरिजिनल बायर कल उसके सर पे नहीं खड़ा होगा कि ओरिजिनली तो मैंने खरीदा था। जैसे सेलर है, इसने बायर को कोई चीज बेची, इसने पैसे पे नहीं किए, गुड्स इन ट्रांजिट थी, उसने क्या करा सेलर ने कि इसे डिलीवरी ना करा के बायर 2 को डिलीवर करा दी, मत दो पैसे, मैंने देना ही नहीं है तुमको, इसको बेच देता है। तो क्या किसी भी दिन ये आके इससे ये कह देगा कि मैं ओरिजिनल बायर था, मेरा ज्यादा राइट है, ये मेरा राइट है, इसको छोड़ो, ये मेरा है? नो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको, लेकिन शर्त क्या है कि इसको नोटिस मिलना चाहिए रीसेल का।
ओरिजिनल बायर को नोटिस दिया जाना चाहिए रीसेल का कि हम प्रॉपर्टी रीसेल कर देंगे अगर आप उसको पे नहीं करोगे। तो अगर नोटिस दिया गया है तो आपका जो बायर 2 है वो बिल्कुल गुड टाइटल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉटविथस्टैंडिंग दैट नो नोटिस ऑफ द रीसेल हैज बीन गिवन टू द ओरिजिनल बायर where the seller expressly reserve a right of resale। अब कई बार ऐसा होता है, अब एक क्वेश्चन बनता है नोटिस देने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी। हम ऊपर के क्लॉजेस में क्या पढ़ते आ रहे हैं, नोटिस नोटिस नोटिस। नोटिस कब नहीं देना पड़ेगा, कब नहीं देना, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। मान लीजिए सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और सेलर इनसे शुरू में ही कह देता है कि 6 महीने में अगर आपने पे नहीं किया, जो इन्होंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लीजिए बाइक या कार जो भी खरीद रहे थे, तो उसके जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ही सेलर ने मेंशन कर दिया था कि अगर 6 महीने तक मेरी पेमेंट नहीं की जाएगी तो मैं ये कार को रीसेल कर दूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म मेंशन थी, एक पीरियड मेंशन था पेमेंट का, और टर्म ये लिखी हुई थी कि अगर इतने टाइम में पेमेंट नहीं मिलती है तो रीसेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में ही मेंशन होता है, ऐसी जगह पे नोटिस देना रिक्वायर नहीं होता। और जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में मेंशन था तो नोटिस नहीं दिया, फिर अगर कोई डैमेजेस हुए सेलर को तो वो क्लेम भी कर सकता है जाके, नो मैटर उसने नोटिस नहीं दिया। अब उसको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में मेंशन है, अब वो नोटिस नहीं देगा तो ऐसे में वो डैमेजेस भी क्लेम करेगा। और हाँ, आपका जो बायर है वो आके वहां पे प्रॉफिट क्लेम नहीं करेगा कि मुझे नोटिस नहीं मिला। इस केस में नोटिस का चक्कर ही नहीं होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीज मेंशन थी। क्या कह रहा है आपका क्लॉज, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स अ राइट ऑफ रीसेल इन केस द बायर शुड मेक डिफॉल्ट एंड द बायर मेकिंग डिफॉल्ट रीसेल गुड, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज देयर बाय रिजाइंडेड। क्योंकि जब सेलर ने अपने लिए रिजर्व रख रखा था ये राइट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके टर्म्स के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप पे नहीं करोगे तो मैं रीसेल कर दूंगा आपके डिफॉल्ट पे। तो जब फिर वो क्या करता है, बायर करता है डिफॉल्ट, नहीं करता पे। अब जब वो ऐसा डिफॉल्ट करेगा तो रीसेल हो जाएंगे गुड्स, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था सेल का वो अपने आप रिजाइंडेड हो जाएगा, बाद में नहीं आ सकता वो। बट विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी क्लेम विच सेलर में हैव फॉर डैमेजेस, और ये उसके डैमेजेस लेने के राइट को नहीं प्रेजुडाइज करेगा। अगर उसको डैमेजेस फेस करने पड़ेंगे तो बायर को देने पड़ेंगे डैमेजेस, अगर उसकी वजह से लेट सेल करने की वजह से वो किसी तरीके का नुकसान उठाता है तो सेलर को पे करना, बायर को पे करना पड़ेगा उसको डैमेजेस। वो ये नहीं कहेगा मुझे नोटिस नहीं मिला था, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मेंशन होती है तब मैटर नहीं करता है इन चीज़ों का। क्लियर, एक बार ही देख लीजिए अच्छे से, इतना इन डेप्थ के सेक्शन है नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर रह जाएंगी ना तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगी। उतना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ो इसको, बस मुझे ये बता दो कि आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक। अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर किस वजह से इम्पॉर्टेंट है, इसमें से किस तरीके के आते हैं, ज़्यादातर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है और मिसलेनियस में से तो आता ही नहीं है। मिसलेनियस हम ऊपर ऊपर देख लेंगे, हैमर वाला क्वेश्चन आता है बस। आपका सोगा खत्म, अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसकी, बाकी सब क्लियर। चलिए चैप्टर 6 पे करना है, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप मेरी बात सुनिए, आपने क्या पढ़ा अभी तक कि जब दो चीज़ों की सेल हो रही है, किसी भी चीज़ की सेल हो रही है दो लोगों के बीच, एक सेलर है एक बायर है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है और गुड्स अभी आपके सेलर के ही पोजेशन में है या स्टिल इन ट्रांजिट है, मतलब पहुंची नहीं है अभी बायर तक आपके, क्या पढ़ा हमने अभी तक कि अगर एक आपके सेलर हैं और वो बायर को बुक्स बेच रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं और गुड्स अभी भी इनके पोजेशन में है या इन ट्रांजिट है या फिर अभी मतलब किसी भी वजह से बायर को डिलीवर नहीं हुई है, ऐसे में अगर बायर पैसे नहीं दे रहा है तो जो आपके सेलर हैं वो राइट टू लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट जैसे राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो क्लियर पढ़ लिया हमने। लेकिन क्या हो कि सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर करा दिए, अब गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, अब गुड्स जो हैं वो बायर के पोजेशन में है, सेलर के पोजेशन से जा चुकी हैं,
उसको मिल गई हैं, या मान लीजिए किसी वजह से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी ट्रांसफ़र हो गया है और अब बायर सोच रहा है या चाहता है या कुछ भी है, बस पैसे नहीं दे रहा है वो। जब तक गुड्स सेलर के पोजेशन में थी या रास्ते में थी तब तक तो वो लियन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन अब तो गुड्स बायर के हाथ लग गई हैं ना, अब गुड्स बायर को मिल गई हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या, नाउ व्हाट, अब क्या होगा गुड्स का, अब क्या किया जाएगा? तो ऐसे में पता है ये होता है कि अब आ जाती है कोर्ट की बारी, अब आ जाएगी सिविल सूट फाइल होंगे अब इस चीज़ के लिए। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट जाएगा, क्योंकि अब गुड्स तो है नहीं जिन्हें रोक लिया जाए कि तुम पैसे नहीं दे रहे, मैं तुम्हें सामान नहीं दे रहा, वो सिचुएशन तो अब रही नहीं, अब तो गुड्स हाथ से जा चुकी है। तो आपका सेक्शन 55 कहता है सूट्स फॉर प्राइस, अगर आपको प्राइस पे नहीं किया गया है तो यू कैन स्यू फॉर द प्राइस। ठीक है, क्या कह रहा है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था जिसके अंदर जो आपकी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी इन गुड्स आप समझते हैं ना, ओनरशिप बताया था मैंने, इसका मतलब पास हो जाती है बायर को, और बायर को मिल गई, पास हो गई यानी उसको ओनरशिप या पोजेशन मिल चुका है। अब गलत तरीके से बायर मना कर रहा है, लापरवाही कर रहा है गुड्स के लिए पे करने पे, जो टर्म्स और कंडीशन थे उनके हिसाब से पे करने से मना कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपका जो सेलर होगा वो सू कर देगा उसको प्राइस पे करने के लिए कि आपने मेरे से सामान खरीदा और आप मुझे अब पे नहीं कर रहे हैं। तो अब उसके हाथों से गुड्स भी निकल चुकी हैं, ना तो रास्ते में ही है ना उसके पोजेशन में, अब तो वो बायर को मिल चुकी हैं, तो रोकने का ना देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक वो चीज़ हो सकती है तब तक वो कर लो, जब वो बात हाथ से निकल जाए तो फिर यू कैन डू क्या, सूट फाइल, यू कैन सू हिम। और क्या कह रहा है 2 में, इसमें कह रहा है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्ट ऑफ अ डिलीवरी। अब एक बात बताइए, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि मैं आपको 19 तारीख को पे कर दूंगा आपकी गुड्स के लिए, आप मुझे डिलीवर करा दीजिएगा, क्या कह रहा है इसमें, आपको 19 तारीख को पे कर दूंगा, यानी एक सर्टेन डे है जब पेबल हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, तब आपको उसका पे करना पड़ेगा। फिर मैटर नहीं करेगी डिलीवरी, फिर इररिस्पेक्टिव होगा डिलीवरी का, डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। बायर अगर एक तय डेट को पे, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक डेट मेंशन कर ली है कि 19 को पे करना है, 20 को पे करना है, और अगर उस डेट में आपको पे नहीं हो रहा है, बायर नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है पे करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, सेलर फिर भी सू कर सकता है उसको प्राइस के लिए। हो सकता है फिर भी मान लो ऐसा कि जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो अभी पहुंच गई हो बायर को या नहीं भी पहुंची हो, है ना, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी एक चीज़ मेंशन है जो है पेमेंट की डेट। ऐसे में वो अगर चाहे तो लियन ना एक्सरसाइज करके सीधा सीधा सू कर सकता है। एक एग्जांपल से समझेंगे हम, एक दुकानदार ने एक दुकानदार के पास एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मुझे 2 किलो या फिर मान लीजिए 20 शर्ट्स चाहिए, 20 शर्ट्स लेने आता है वो उससे, और वो उससे कहता है शॉपकीपर कि ओके मैं आपको 20 शर्ट डिलीवर करा दूंगा, शायद शर्ट डिलीवर करने में मुझे 1 वीक लगे, लेकिन आपको मुझे 1 अप्रैल को पैसे पे करने पड़ेंगे, और 1 अप्रैल 3 दिन बाद थी मान लीजिए, और डिलीवरी में अभी 1 हफ्ता भी हो, तो 1 अप्रैल आ गई, और जो शॉपकीपर था जो शर्ट्स बेच रहा था उस इंसान को 1 अप्रैल को पैसे नहीं मिले। उसने बायर को कॉल की, और बायर को कॉल करके आइडिया हुआ कि वो नेग्लेक्ट कर रहा है, उसने 1 को 2 को कॉल की बट बात नहीं बनी, पैसे नहीं आए। अब यहाँ पे डिलीवरी तो नहीं हुई है, लेकिन स्टिल अगर कॉन्ट्रैक्ट में डेट मेंशन होती है, अब मान लीजिए डिलीवरी नहीं हुई, वो उसके लिए कस्टमाइज ही कर रहा हो, ये 20 शर्ट उसके साइज़ की सिल रहा हो,
फिर उसकी तो मेहनत बर्बाद चली जाएगी ना। अब उन गुड्स को वो स्टॉप एंड ट्रांजिस्ट करके भी क्या करेगा, उन शर्ट्स को रख के किसी और की कस्टमाइज्ड शर्ट्स कोई तो नहीं खरीदेगा ना। तो इसीलिए ऐसे में लियन ना एक्सरसाइज करके अगर आपका सेलर चाहे तो वो सीधा सीधा यहाँ पे सू कर सकता है उसको, तो हर बात पे डिलीवरी नहीं देखी जाएगी। ठीक है। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो उसके पास जब डिलीवरी के लिए गुड्स आ गई हैं तो गुड्स आने के बाद वो उसमें उनको रिसीव करने से भी मना कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव करने से भी मना कर रहा है। ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए ए ने बी को ऑर्डर दिया 30 केक बनाने का। कितने केक बनाने का? 30, यानी 30 केक्स बनाने का। और उस पे अपनी बेटी या नीस या नेफ्यू किसी की फोटोज उस पे लगवाने का। अब ये तो कस्टमाइज चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर उसको स्टॉप एंड ट्रांजिस्ट भी करेगा सेलर तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी, वो उनको रास्ते में रोक कर भी क्या कर लेगा ना। आप ये सोचिए उसकी नीस या नेफ्यू की शक्ल का केक, वो भी इतने सारे। तो ये सेक्शन क्या कहता है आपका? वेयर द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स। अब बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्ट करने को और पे करने को। एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, पे भी नहीं कर रहा है गुड्स के लिए, तो ऐसे में भी सेलर सू कर सकता है डैमेजेस का फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब उसका केक बनाने में जितनी लागत लगी, जो जो उसे नुकसान हुआ हो। और एक बात आप समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान ज़रूरी नहीं है उसी कीमत का हो। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट या उस गुड्स के प्राइस से ज़्यादा का भी नुकसान हो जाता है। तो अगर उन गुड्स के प्राइस से ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो वो ज़्यादा ही वसूलेगा। आने जाने की लागत बढ़ जाती है। ज़्यादा का नुकसान कैसे हो सकता है? ज़्यादा के में क्या होगा? मान लीजिए कि गुड्स थी, जैसे केक था। अब जब जा रहे थे 20 केक तो बहुत एहतियात से ले जाने होंगे, गिर ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इसको बी के यानी बायर के घर तक डिलीवर कराने की एक पर्टिकुलर कॉस्ट आ रही होगी। अब जब ये रिसीव नहीं कर रहा है तो उतना ही संभाल के उसको वापस से सेलर के पास ले जाने में भी तो कॉस्ट आएगी। तो जो नुकसान सेलर का केक की कीमत का हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत था वो तो था ही, वापस ले जाने की भी तो कॉस्ट पड़ी। मान लीजिए केक थे 20 के और जाने की लागत एक्स्ट्रा 5 के और बढ़ गई। अब कॉन्ट्रैक्ट तो 20 के का था जिसमें चलो ले जाने के चार्जेस जुड़े हों, लेकिन वापस लाने के तो 5 के बढ़ गए ना, 25 के पेएबल है। अब वो ये नहीं कह सकता ना कि कॉन्ट्रैक्ट तो 20 के का था, मैं 25 क्यों पे करूं। तो वो अगर वो एक्स्ट्रा डैमेजेस भी उठा रहा है ना तो वो उसको डिमांड कर सकता है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अभी तक हम किसके लिए पढ़ रहे थे कि कौन गलती कर रहा है? बायर गलती कर रहा था अभी तक। और अब हम पढ़ेंगे कि क्या हो कि आपका सेलर गलती कर रहा है। सेलर को ऐसी कोई चीज़ डिलीवर करानी थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे डिलीवर करानी थी, उसने नहीं कराई। मान लीजिए कि सेलर है, इसको ऑर्डर दिया जाता है कि 20 लोगों का लंच देना है आज आपको, ठीक है। और बायर उससे कहता है कि आप लंच ले आइएगा, मैं आपको पे कर दूंगा। ये एक डेट डिसाइड हो जाती है, या आज कल जो भी। तो यहाँ पे क्या करता है कि इसने पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, बहुत सारे लोग आ गए और सारा उसका पार्टी रेडी हो गई, बट जो सेलर है वो लंच डिलीवर ही नहीं कराता है। इस केस में क्या होगा ना कि बायर ने फिर जल्दबाजी में कहीं से खाना खरीदा, तो जो इसके साथ लंच का कॉन्ट्रैक्ट था, मान लीजिए वो 200 के का था, अब जो जल्दी जल्दी में अरेंज करना पड़ा वो 300 के का हुआ, है ना। नुकसान हुआ ना बायर को ऐसे में नॉन डिलीवरी की वजह से। तो ये डैमेजेस लेगा इससे। ये जो इसे एक्स्ट्रा 100 के पे करने पड़े, इसको देने पड़ेंगे सेलर को। ये लायबल है, क्यों नहीं कराया। सोगा में ऐसा नहीं है कि बायर को ही सपोर्ट किया जा रहा है, या ऐसा नहीं है सेलर को ही सपोर्ट किया जा रहा है। अगर सेलर को राइट टू लियन दे रखा है, राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट दे रखा है, तो बायर के पास भी सर्टेन राइट्स हैं, बायर भी सू करेगा। ऐसा नहीं है हर केस में सिर्फ सेलर सू करेगा। अगर बायर के साथ गलत किया जा रहा है तो बायर भी सू करेगा। क्या कह रहा है आपका सेक्शन? वेयर द सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज। आपका जो सेलर है वो रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है डिलीवर करने को गुड्स का।
अब बायर ऐसे में क्या करेगा, सू कर देगा सेलर को डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी के लिए, क्योंकि उसके लोग आ गए थे, उसको तो लंच देना ही था और जल्दबाजी में अरेंज करने में 200 का खाना 300 का पड़ा, तो वो उसमें जो 100 का मार्जिन है वो उससे वसूलेगा, है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कई बार क्या होता है ना कि बात सिर्फ सामान खरीदने की नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पे सारे पढ़ा होगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डैमेजेस से काम नहीं बनता, है ना। कई बार उस चीज़ का जो डैमेजेस होते हैं असल तरीके से वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ही होता है। आप पैसों में उस चीज़ का डैमेज नहीं करा सकते। लेट्स सपोज क्या हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि बी के पास एक पेन था, है ना, और वो उसको उसकी दादी ने दिया था। अब मान लीजिए वो पेन की कीमत जो है 15 रुपए की है, लेट्स सपोज, बट वो उसको उसकी दादी ने दिया था। तो ऐसे में क्या, अगर वो दुकान से किसी ने वो पेन उसको ठीक करने के लिए दिया, उसने वापस से नहीं दिया, खराब कर दिया, तो क्या ऐसे में इस चीज का अंत ये होगा, इस चीज के डैमेजेस ये होंगे कि उसको 15 रुपए दिला दिए जाएं जितना की पेन की कीमत है? नो, द आंसर इज नो। उसकी दादी ने दिया था। यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, जो वाला पेन आपने रखा है मुझे वही वाला लौटा के दो, 15 रुपए का क्या करूँगी। बात पेन की नहीं है, बात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पर कोई सिंगर आने थे कॉन्सर्ट के लिए। अब वहाँ पे कॉन्सर्ट में क्या होता है कि सारे लोगों को इनवाइट कर दिया गया, सबको इनविटेशन दे दिया गया कि पर्टिकुलर XYZ सिंगर आज यहाँ पे आके गाना गाएंगे। अब किसी वजह से, अब जितने लोगों ने वहाँ के टिकट खरीदे थे ना, तो वो उस पर्टिकुलर सिंगर की ही वजह से खरीदे थे। अब लास्ट मोमेंट पे वो सिंगर आने से मना कर देते हैं। अब क्या वहाँ पे वो उसके डैमेजेस दे सकते हैं कि नहीं, किसी और से गाना गाने को बोल दो, क्योंकि जो लोगों ने टिकट्स लिए थे हो सकता है उसमें आधे लोग किसी और के लिए पे ना करना चाहें। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के होते हैं। लेट्स फॉर अनदर एग्जांपल, मान लीजिए ऐसा होता है कि स्नेहा के पास एक घड़ी है और वो घड़ी उनकी दादी की है। घड़ी की नॉर्मल कीमत 10,000 रुपये है मान लीजिए। अब 10,000 रुपये कीमत की घड़ी वो एक घड़ी वाले को देकर आती हैं ठीक करने के लिए, या उसकी बैटरी चेंज करने के लिए, XYZ किसी भी काम के लिए। अब जब वो घड़ी वाले को वो घड़ी देकर आई हैं कि आप इसको ठीक कर दीजिए, इसमें जो भी कर दीजिए, अब वो उस घड़ी को वापस नहीं कर रहा है, उसने पैसे ले लिए और वो डिलीवर नहीं करा रहा है। अब यहाँ पे उसको सू कर दिया जाएगा, तो वो स्नेहा को क्या कहेगा, 10,000 रुपये ले लो, आपकी 10,000 की तो घड़ी है। पर बात यहाँ पे 10,000 की घड़ी की नहीं है, बात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है। आपको वही स्पेसिफिक वही चीज़ करनी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मॉनेटरी वैल्यू काफ़ी नहीं होती, उस चीज़ का पैसा देना उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकता है, वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करानी होगी। अगर XYZ चीज़ के लिए कहा है तो XYZ चीज़ ही डिलीवर कराओ, पैसों में डैमेज वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो सोगा में भी एक ऐसा सेक्शन इसलिए डाल दिया है कि इन केस एज इफ कोई ऐसी चीज़ है कि खरीदी बेची है जिसका डैमेजेस पैसों से नहीं भुगतान किया जा सकता, वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करानी पड़ेगी, तो इस सेक्शन के अंदर करा लेंगे आप, ठीक है। क्या कहते हैं सेक्शन के वर्ड्स देखिए, और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मत घुसिएगा, इतना नहीं आता। क्वेश्चन क्या बनता है कि सोगा में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सेक्शन कहाँ है, ये क्वेश्चन बनता है। अब क्या कह रहा है आपका सेक्शन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 of the Specific Relief Act 1877 in any suit for breach of contract to deliver specific or ascertain goods। यानी इस केस में अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक हैं या ascertain हैं, तो कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ पे डैमेजेस दे के बात नहीं बनेगी, प्लेंटिफ की एप्लीकेशन के बाद उसे समझ आता है कि हाँ भाई अगर यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे तो बात तो नहीं बन पाएगी, तो यहाँ पे एक डिक्री देगा, डायरेक्ट करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होना चाहिए स्पेसिफिकली।
जो बात तय की थी वही करो, आप उस बात से नहीं पलट सकते। विदाउट गिविंग डिफेंडेंट द ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग द गुड ऑन पेमेंट ऑफ डैमेजेस, यानी जो अदिति की घड़ी थी, कोर्ट ऐसा नहीं करेगा कि रिटेन कर लो, चलो घड़ी रख लो और डैमेजेस दे दो, 10,000 की घड़ी थी 10,000 रुपये दे दो। नो, यू कान रिटेन द गुड्स, जो गुड्स थी वो उसकी घड़ी, उसको वही वापस करो, घड़ी के बदले 10,000 रुपये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट वॉज नॉट अबाउट वॉच, दैट वॉज अबाउट कि वो उसकी दादी की वॉच थी। यहाँ पे डैमेजेस विल नॉट सफाइस, यहाँ पे एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डिलीवरी ही ज़रूरी है। गॉट इट? आगे क्या कहता है? द डिक्री में बी The decree may be unconditional or upon such terms or condition as to damages payment of the price otherwise। अब जो कोर्ट डिक्री दे रहा है, हो सकता है अदिति की घड़ी के साथ साथ शायद उसको डैमेजेस भी दिलवा दे कि आपने ऐसा कर दिया, घड़ी में थोड़ा बहुत कुछ टूट फूट जाए तो अनकंडीशनल होगा। ऐसा नहीं होगा डिक्री में कंडीशन है कि हाँ भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दी तो अब कोई डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे। नो, ये होता नहीं है। ऐसा होगा कि अगर टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से डैमेजेस भी लगता है कि या कोई प्राइस पे करना चाहिए कोर्ट को, अगर जस्ट लगता है कि इसके साथ साथ उसकी घड़ी तो डिलीवर करो ही करो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ, आपने उसको जितना तंग किया है उसको डैमेजेस भी पे करो, तो ऐसा भी कर सकता है कि वो उसके लिए वो भी करा दे। क्लियर? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद है? ब्रीच ऑफ हमने ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं, आई मीन वारंटी और कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। आपको आइडिया है व्हाट इज़ वारंटी, आपको आइडिया है व्हाट इज़ कंडीशन, कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है, ये सारे आपको प्रीवियस लेक्चर में आइडियाज़ हैं। मोटा मोटा याद करने के लिए हम क्या देखेंगे? जब कोई चीज़ मेन पर्पस होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, जो एसेंशियल मेन टारगेट ही होती है कॉन्ट्रैक्ट का, वो तो कंडीशन होती है। और उसके साथ जो कोलेट्रल टर्म, वर्ड क्या था? कोलेट्रल था। उसके साथ जो कोलेट्रल चीज़ें होती हैं वो सारी वारंटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि अब ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म, वो पे ही नहीं करता, तो यहाँ वहाँ पे तो सू की बात ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन वारंटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, वहाँ पे वो रिफ्यूज़ नहीं करता उसकी डिलीवरी को, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में तो क्या होता है कि अगर आपने कंडीशन ब्रीच कर दी फिर आप डिलीवर करना है तो मैं मना कर दूंगी डिलीवरी लेने से, ना डिलीवरी लूँगी ना पैसे दूंगी, बात ख़त्म। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में क्या होता है ना कि मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती डिलीवरी लेने से, मैं डिलीवरी ले लूँगी, लेकिन डिलीवरी के साथ आपको मुझे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे जो भी बनते हैं। अब डैमेजेस कितने तरीके के हो सकते हैं? अगर किसी सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी कर दिया किसी भी वजह से, कुछ ऐसा था कि वो वारंटी का ब्रीच हो जाता है, तो उसमें हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा था उससे कम डैमेजेस आए, है ना? 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, हो सकता है 10,000 के डैमेजेस आ गए हों वारंटी ख़राब करने के, मतलब एक वारंटी ब्रीच करने की वजह से। हो सकता है कि सेम अमाउंट, अगर 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, केस टू केस देखिए वेरी करता है, कोई भी सिचुएशन आ जाती है कई बार, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट 20,000 का था तो उसको 20,000 का ही नुकसान हो गया हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो वो भी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। या हो सकता है कि अगर 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था और सिर्फ एक ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से 30,000 का नुकसान उठाया बायर ने, 30,000 का, इतने का तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था जितने का उसने नुकसान उठा लिया, यानी एक्सेस कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से, तो उसको उसका पे करना पड़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से कम होगा, मान लीजिए कि 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जो ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से बायर को यहाँ पे भुगतना पड़ा वो 10,000 का नुकसान भुगतना पड़ा, तो ये जो 20 में से 10 घटा देंगे, जो 10 बचेगा रिमेनिंग बस वो पे करेगा आपका बायर, है ना? वो पूरे 20 पे नहीं करेगा, 10 का उसने नुकसान उठा लिया, 10 वो पे कर देगा, 20 नहीं करेगा। मान लीजिए 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था और उसको 20 का ही नुकसान हो गया ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से, कुछ वैसा हुआ, तो 20 का कॉन्ट्रैक्ट था, 20 का उसे नुकसान हो गया, अब वो पे नहीं करेगा बिल्कुल भी, वो किसी भी पेमेंट के लिए लायबल नहीं है।
अब मान लीजिए 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, जो चीज़ खरीदी जा रही थी वो 20,000 की थी, लेकिन किसी ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से 30,000 का नुकसान हो गया बायर को। कोई ऐसी चीज़ हो गई, एलर्जी हो गई उससे, कुछ ऐसा नुकसान हो गया, दवाई में मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी लग गए, 30,000 लग गए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से ज़्यादा। तो ये जो सरप्लस होगा ना, ये जो 10,000 ऊपर से जाएंगे, ये सेलर देगा बायर को। समझ आ रही है? इस केस में, सेम वाले केस में, तो अब बायर को पे करने की ज़रूरत नहीं है गुड्स के लिए, क्योंकि सेम था, जितना उसने पैसे था ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से उतना ही बायर ने नुकसान उठा लिया। ठीक है, यही बात है आपका सेक्शन कह रहा है बस। वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ ए वारंटी बाय फाइल सेलर, एक मिनट, बाय सेलर है बस, where there is a breach of warranty by seller or where the buyer elects or is completed to treat any breach of condition। हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि हो सकता है कि जो सेलर ने ब्रीच की हो वो कोई कंडीशन ब्रीच की हो, बट सेलर जो है आपका बायर है उसको कंडीशन को एज अ वारंटी करके कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है और डैमेजेस मांग लेता है। तो यानी यहाँ पे बायर क्या करता है, हुई तो कंडीशन ब्रीच है लेकिन चलो कोई नहीं, उसको एज अ वारंटी ट्रीट कर लेगा, गुड्स रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ऑन द पार्ट ऑफ सेलर एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अब तो वो क्या बन जाएगी चीज़, ब्रीच ऑफ वारंटी बन जाएगी। अब बायर क्या करेगा, नॉट बाय रीजन ओनली सच ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स। अब जब ब्रीच ऑफ वारंटी है तो ये तो उसके पास राइट ही नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे गुड्स को, चाहे ब्रीच ऑफ वारंटी थी या उसने ट्रीट किया एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, दोनों केस में वो रिजेक्ट नहीं करेगा गुड्स को। रिजेक्ट तो कंडीशन के केस में करता है ना, रिजेक्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन। दो वर्ड्स देखिए, या तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे कम रहा होगा जो ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से उसने नुकसान उठाया, या फिर ज़्यादा उठाया होगा उसने प्राइस से, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, जो हमने अभी देखा 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, उससे सिर्फ 10,000 का नुकसान हुआ, तो वो 10,000 पे कर देगा, 10,000 रहने देगा। या हो सकता है 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको नुकसान 30,000 का हो गया, तो वो 10,000 सरप्लस ऊपर से सेलर से लेगा प्राइस का, या फिर या तो यहाँ पैसे लेके बात खत्म हो जा कर देगा वो, दोनों केस में, कम में ज़्यादा में जितना जितना उसका बनता है, कम बनता है तो वो बची हुई कीमत जितनी है कॉन्ट्रैक्ट की उतना दे देगा अपना काट के, और बाकी का क्या होगा, अगर ज़्यादा का है तो वो बचे हुए जो ज़्यादा पैसे हैं वो सेलर से ले लेगा। या तो एक केस वो ये कर सकता है, पैसों में बात रफा दफा कर सकता है, अगर वो पैसों से नहीं करना चाह रहा है इस चीज़ को डील, इस चीज़ को वो, तो वो उस पर स्यू भी कर सकता है, डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। फिर कोर्ट अपने आप दिलाएगी, कोर्ट अपने आप देखेगी कम है ज़्यादा है क्या है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपका क्लॉज 2, द फैक्ट दैट अ बायर हैज सेट अप अ ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन, ये पॉइंट तो आपको समझ आ गए होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट के रेट के हिसाब से मैटर करेगा, ऑफ द प्राइस डज नॉट प्रिवेंट हिम टू सुइंग फॉर द सेम ब्रीच ऑफ वारंटी। अब मान लीजिए कि इसने इसको कम या ज़्यादा के हिसाब से 10,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 10,000 कम आ रहे हैं, मैं बिल्कुल पे नहीं करूँगा, या मैं अभी सिर्फ 10,000 पे करूँगा, इन सारी चीज़ों पे अगर इनकी बातचीत हो गई है, लेकिन फिर भी कोई फर्दर ऐसा लॉस उसने उठाया है जो उसने सफ़र करे हैं, फर्दर डैमेज, ये पैसे कम ज़्यादा के हिसाब से लेने के बाद अगर कोई फर्दर डैमेजेस उसको होते हैं, दोबारा भी कोई डैमेज हो जाता है, तो वो दोबारा भी कोर्ट में जा सकता है। आप ये नहीं कहोगे कि पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के हिसाब से पैसे ले लिए तो अब नहीं जा सकते। नो, इट डज नॉट प्रिवेंट हिम फॉर सुइंग, वो कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए जो आपके सेलर हैं और बी जो आपके बायर हैं। ए से खरीदते हैं बायर एक वॉशिंग मशीन, ठीक है, क्या खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। वॉशिंग मशीन थी इनकी 20,000 की, ठीक है, 20,000 की वॉशिंग मशीन में ऐसा कुछ था कि वो चल नहीं रही थी, और जब उन्होंने प्लग इन की ना अपने घर पे, तो उनके घर की वायर ही उड़ गई, सारी सारी वायर उड़ गई, उनके पूरी लाइन खराब हो गई, ये सब। तो अब वो सेलर के पास जाते हैं बायर कि आपने कैसी मशीन दी है, देखो मेरे घर की वायरिंग खराब हो गई। तो वायरिंग वगैरह ठीक कराने में, वॉशिंग मशीन रिपेयर कराने में, इन सारी चीज़ों का, अब वो रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, वो उसे ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने मशीन ठीक करा दी, प्लस जो वायर उड़ी थी उसका खर्चा मिला के बैठ जाता है 30,000 रुपये। तो अब सेलर क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा इसमें प्लस उसने 20,000 के अलावा जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये का उसका खर्चा आया है उसको पे करता है बायर को,
यहाँ तक क्लियर है। अब 2-4 दिन वो जो वॉशिंग मशीन ठीक हुई थी वो चलती रहती है, अब इसने अपने एक्सटेंशन के हिसाब से पैसे ले लिए, बढ़ोतरी हुई थी ना कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के हिसाब से। लेकिन 10 दिन बाद फिर क्या होता है कि फिर जब वो मशीन प्लग इन करता है फिर उसकी सारी वायर उड़ जाती है, तो ये फर्दर डैमेजेस हो गए। तो अब अगर वो कोर्ट जाता है या सेलर से डैमेजेस मांगता है तो वो ये नहीं प्रिवेंट नहीं करेगा उसको कि नहीं नहीं एक बार आपने कितना कॉन्ट्रैक्ट से भी बढ़ा के मुझसे पैसा ले लिया है, अब तो नहीं जा सकते हैं आप। नो, ऐसा नहीं होता है। अगर फर्दर डैमेजेस भी सफ़र करेगा तो वो फर्दर के लिए भी सू कर सकता है। क्लियर? रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं? सब समझ आ रहा है आपको? कोई इशू? ये सेक्शन उतने इन डेप्थ करने के हैं भी नहीं, जितना समझा रही हूँ उतना समझिए। अभी मैं आपको इसमें से क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी कि किस हिसाब के आते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना हम लोग? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? फिर हम आज ये एक्ट खत्म कर लेते हैं। अब एक बात बताइए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी यानी सेलर जो कि ए थे और बायर जो कि बी थे, इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई सामान खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है ना कि इन्होंने एक डेट मेंशन की थी 20 मार्च। 20 मार्च तक आपको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देना है, आपको पे कर देना है, आपको डिलीवर करा देना है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट थी वो 20 मार्च थी। ठीक, लेकिन क्या होता है ना 12 मार्च तक ऐसा कुछ हो जाता है। पहले सेलर की साइड से देखते हैं कि सेलर को ऐसा लगता है नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बी तो नहीं करेगा पे इसके लिए, मुझे नहीं लगता, कुछ रीजनेबल ऐसा होता है। या फिर बायर की साइड से देखते हैं, वो कहता है नहीं नहीं आज तो 12 ही है, 20 में डिलीवर करना है, मुझे नहीं लगता कि अब ये परफॉर्म करेगा अपनी साइड से, डिलीवर करेगा, या ये परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल लगने लगती है, उनको लगने लगता है नहीं होगा। तो भले ही डेट 20 मार्च थी, बट जिसको भी अपना नुकसान होता हुआ लगता है वो बिफोर ड्यू डेट से पहले ही रिप्यूडिएशन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन के वर्ड्स देखते हैं। वेयर ईदर पार्टी, अभी हमने समझा ना, दोनों में से जिसको भी लगे, सेलर या बायर। वेयर, अभी कभी सेक्शन बायर के पक्ष में जा रहा होता है, कभी सेलर के पक्ष में जा रहा होता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि दोनों पार्टी के लिए है। वेयर ईदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, उन्होंने डिलीवरी की डेट से पहले उसको रिप्यूडिएट कर दिया है। अदर में either treat the contract as substituting and wait till the date of delivery। अब वो क्या करेगा, जो दूसरी पार्टी है वो ये देखेगा कि भाई इसने बीच में क्यों रिपीडिएट कर दिया, या तो वो पूरी डेट ऑफ डिलीवरी तक वेट करेगा उस चीज़ का, या फिर नहीं, अगर उसने वेट करना होगा, इसने रिपीडिएट कर दिया तो मैं भी वेट नहीं करा, तो हो सकता है वो भी रिजाइन कर दे। लेकिन वो सिर्फ ये नहीं करेगा, वो स्यू भी कर सकता है। कौन? ईदर पार्टी, जिसको जिसका नुकसान होगा ना दोनों में से, वो स्यू भी कर सकता है डैमेज ब्रीच के लिए। कि अब मान लीजिए एक सिंगर थे, सिंगर को क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्हें 20 तारीख को आकर परफॉर्म करना है। अब परफॉर्मेंस से पहले उनका गला खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो जो आपके बायर जो उनकी सर्विसेज बाय कर रहे थे उनको दिख जाता है कि भाई नहीं ये तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में क्या होगा ना कि वो उनको पहले ही पता लग जाएगा, वो रेपुडिएट कर देंगे। अब उनके अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएशन की वजह से बायर यानी जो सर्विसेज बाय कर रहे थे उनको अगर नुकसान होता है तो वो सिंगर को सू करेंगे। और अगर सिंगर ऐसा कुछ ऐसा दिखा देता है नहीं भाई मैं तो कर देता, इन्होंने तो पीछे पहले ही रिपीडिएट कर दिए, ये क्या बात होती है, तो वहाँ पे वो कोर्ट जाएंगे तो वो डैमेजेस के लिए स्यू कर देंगे। दोनों के लिए सेक्शन है, जो भी इंसान इसमें डैमेजेस उठाएगा, जिसको नुकसान होगा, वो दूसरी सामने वाली पार्टी पे स्यू कर सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डैमेज जिस तरीके से कभी कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही ज़रूरी होती है ना, उसी तरीके से कई बार नुकसान ऐसा होता है जिस पे इंटरेस्ट देना ज़रूरी होता है। इंटरेस्ट देना कैसे ज़रूरी होता है? मान लीजिए कोई ऐसा नुकसान हो गया है जिसके ऊपर सिर्फ एक्चुअल अमाउंट काफ़ी नहीं है, इंटरेस्ट का जो प्राइस है वो भी पे किया जाना चाहिए,
क्या इंटरेस्ट का जो प्राइस है वो भी पे किया जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में वे ऑफ डैमेज में स्पेशल डैमेजेस भी दे दिए जाते हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, केस टू केस वेरी करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि डैमेज के अमाउंट के अलावा भी कोई इंटरेस्ट अमाउंट या स्पेशल डैमेजेस बनता है देना इस पार्टी को, इसने ऐसा कोई स्पेशल लॉस सफ़र किया है, तो कोर्ट ग्रांट करा सकता है। इन डेप्थ सेक्शन आएगा नहीं, सिर्फ आपसे सेक्शन नंबर पूछ लेगा, वो भी अगर पूछा तो। आता नहीं है ज़्यादातर। वर्ड्स देख लेते हैं सेक्शन के। Nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in case whereby law इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस में भी रिकवरेबल। कोई ऐसा केस हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ डैमेजेस से काम नहीं चल रहा है, कोई ऐसे लॉस हो गए हैं उसको कि जो डैमेज का अमाउंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस बन रहे हैं, उसके अलावा स्पेशल डैमेजेस भी दिलाने चाहिए, तो वहाँ पे कोर्ट क्या केस टू केस वेरी करेगा। अगर किसी केस में कोर्ट को लगता है कि स्पेशल डैमेजेस दिलाने चाहिए, तो नो डाउट कोर्ट वहाँ पे स्पेशल डैमेजेस दिलाएगी, रिकवर कराएगी। द मनी पेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ इट हैज़ बीन फेल्ड। अगर कहीं पे पेमेंट होनी चाहिए थी, पेमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पे जाके रिकवर कराएगी कि भाई इसको पे करना चाहिए था आपको, पे हिम। और हर क्या कह रहा है ये, इन दी एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और टू द कॉन्ट्ररी, यानी अगर पहले से ही ऐसा कुछ नहीं होता स्पेशल डैमेजेस के बारे में, द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट। वहाँ पे स्पेशल डैमेजेस की बात नहीं हुई, बट नॉर्मल एक्चुअल पेमेंट इज़ नॉट सफिशेंट, तो वहाँ पे कोर्ट क्या अवॉर्ड कर देगी, इंटरेस्ट कर देगी। इंटरेस्ट का रेट जो होगा, जो अब कोर्ट को ठीक लगेगा उस प्राइस पे कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। इन सेक्शन को सिर्फ दिमाग में रख कर चलना, ठीक है। बहुत लंबे लंबे सेक्शन है, अपना टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगाना। कैसे देगी डैमेजेस, कैसे इंटरेस्ट देगी, टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम फॉर द अमाउंट ऑफ द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेबल। अब मान लीजिए कि एक डेट तय हो गई थी कि इस दिन आपको, जैसे बायर हैं, कि बायर को पेमेंट कर देनी चाहिए थी, एक डेट फिक्स थी और उन्होंने उस डेट को पे नहीं किया। 20 अप्रैल या मार्च तय थी और 20 मार्च या अप्रैल को पेमेंट नहीं आती है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट में केस जाते जाते मान लीजिए 25 मार्च हो जाती है, तो कोर्ट क्या करेगी, जो इंटरेस्ट देना शुरू करेगी वो 20 मार्च से ही शुरू कर देगी। अगर कोर्ट को ये रीजनेबल लगता है कि नहीं भाई, जब से ब्रीच हुआ है, जिस दिन पैसे दे देने चाहिए थे उस दिन नहीं दिए गए, उसी दिन से इंटरेस्ट लगाओ इनका, कि ये भी केस टू केस वेरी करेगा। और क्या हो सकता है, to the buyer in a suit by him for the refund of the price in a case of breach of the contract on the part of the seller from the date which the payment was made। अब मान लीजिए कि सेलर की साइड से कोई इशू है और बायर ने पैसे पे कर दिए थे, तो कोर्ट क्या करेगा कि जिस दिन बायर ने पैसा पे किया है, अब उसे रिफंड तो कर रहे हो आप मनी, लेकिन जिस दिन उसने वो पैसा पे किया था उस दिन से उस मनी पे इंटरेस्ट लगा के दो। इतने दिन तक आपने उसका पैसा रखा अपने पास और चीज़ें भी डिलीवर नहीं कराई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। मिसलेनियस में आपको कुछ नहीं करना है, एक दो चीज़ें प्रीवियस ईयर के हिसाब से बताती हूँ, अपना सर नहीं खपाना है इसमें बहुत ज़्यादा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आई एम हेयर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ हम आज इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए। नोट्स के साथ आपको PYQ मिल जाएंगे। अब आप बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर है। मिसलेनियस देख लें थोड़ा सा, इतना नहीं घुसिए पारुल इसमें, बस छोटा थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। बी में ये कह रहा है कि मान लीजिए जो सूट ब्रीच होता है जो सेलर की वजह से होता है, सेलर को पैसे मिल गए थे और उसने डिलीवरी नहीं कराई, लेट्स सपोज, तो अब जिस दिन उसे पैसे मिले थे ना सेलर को, उस दिन से चाहे तो उस दिन से कोर्ट उस पर इंटरेस्ट दिला सकती है कि आपको 20 तारीख को पेमेंट मिल गई थी, आपने डिलीवरी नहीं कराई, आप एक तो इनके पैसे वापस करो और 20 तारीख से लेके 27 तारीख आज हो रही है, आपने 27 तक इनके पैसे रखे हैं, 20 से 27 के बीच का इंटरेस्ट भी दो इनके पैसों पे लगा के। क्लियर, क्योंकि जो सेलर थे उसको पैसे मिल गए थे, उसने डिलीवर नहीं कराया, तो कोर्ट क्या कहेगा, आपने 7 दिन इसके पैसे रखे और इसको गुड्स नहीं दी, अब ये पैसे वापस करो इसके और इसके पैसों पे इंटरेस्ट भी दो। एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन। अब आप मुझे बताइए, लॉ बड़ा है या आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन? लॉ ऊपर है या आपने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन रखी है वो? ऑफ कोर्स लॉ। अब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे कोई टर्म्स और कंडीशन है जो लॉ से अगेंस्ट जा रहे हैं, जो लॉ को ओवरलैप कर रहे हैं या किसी तरीके से इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो टर्म्स रहने दिए जाएंगे? नो,
बिल्कुल नहीं। अगर अगेंस्ट द लॉ है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ के साथ क्लैश कर रही हैं। मान लीजिए कि 7 दिन कहीं पे अल्कोहल डिलीवर कराने का कॉन्ट्रैक्ट है, अब उस 7 दिन के बीच में एक दिन ड्राई डे पड़ जाता है, तो इसमें पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, 6 दिन हो जाएगा। अब टर्म्स और कंडीशन में तो 7 दिन था, अब वो 7 में से एक जो दिन है जो ड्राई डे था उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लॉ की वजह से, बाकी कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड रहेगा। लेकिन टर्म्स और कंडीशन में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो लॉ को साथ लेके नहीं चल पा रही है, उसको हम हटा देंगे, बाकी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सही से परफॉर्म कर देंगे। क्लियर है? सिर्फ सेक्शन नंबर पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, वो भी अगर पूछा तो क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, और बिल्कुल नहीं आता। देखो क्या कह रहा है, where any right, duty or liability would arise under a contract of sale by implication of law। अब लॉ के हिसाब से अगर कहीं कोई ड्यूटी या लाइबिलिटी है, क्या है लाइबिलिटी आपकी कि ड्राई डे को आप अल्कोहल नहीं डिलीवर करेंगे, ये उनकी लाइबिलिटी है ना, ड्यूटी है ना। तो अगर वो नेगेटिव हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या वैलिड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसा एक्सप्रेस इम्प्लाइड टर्म है, अब उस 7 दिन में तो वो एक ड्राई डे भी आ रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना कि भाई लॉ को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, जो और बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज और बाय यूजेज इफ द यूजेज इज सच एज टू बाइंड बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, लॉ है या यूजेज है, फिर वो माना जाएगा। अगर ड्राई डे है मतलब ड्राई डे है, अब आप बाइंड है वहाँ पे कि आपको इस दिन तो अल्कोहल नहीं मिलेगा। सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ मेहनत करनी है वो हमने अच्छे से किए हैं। सेक्शन नंबर ध्यान रखना, सिर्फ एक्स्ट्रा मेहनत करो, अनपेड सेलर पे करो, अग्रीमेंट सेल अग्रीमेंट पे करो, कैविएट टेम्पटर में करो, ये मिसलेनियस है, ऊपर से देख लो, फिर भी कहीं क्वेश्चन मिल जाता है तो यू कैन आस्क। ठीक है, रीजनेबल टाइम हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये सेक्शन नंबर पूछ लेता है हमेशा कि सोगा में हमने इतना पढ़ा, रीजनेबल टाइम एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कौन कहता है? क्योंकि आप हर केस का रीजनेबल टाइम खुद से पहले से डिसाइड करके नहीं बता सकते ना कि हर केस में रीजनेबल टाइम 6 महीने रख दो। नो, सभी केस में नहीं सफाइस कर पाएगा 6 महीने, किसी में कल जाएगा किसी में नहीं। तो आपका सेक्शन 63 कहता है कि रीजनेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इससे ज़्यादा इस सेक्शन में कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं देखना। सेक्शन एक बार ही रीड कर लेना, और अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन सेल में से एक क्वेश्चन आता है और बहुत रिपीट होता है। सेक्शन नंबर देख लो 64 है, और सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो ऑक्शन सेल खत्म होती है ना, वो कब खत्म होती है, ये एक होता है, ये लाइन बिल्कुल घोल के पी जाना, बाय फॉल ऑफ द हैमर, बाय फॉल ऑफ द हैमर और इन अदर कस्टमरी मैनर। बस ये बाय फॉल ऑफ द मैनर आपके ऑप्शन में होगा, आपने टिक करके आना है। ऑक्शन सेल का सेक्शन नंबर पूछ लेगा या पूछ लेगा हाउ इट मेड, या कंप्लीट कब होती है, व्हेन इट कंप्लीट। तो कब कंप्लीट होती है, बाय द फॉल ऑफ हैमर, या फिर अगर कोई कस्टमरी मैनर है वहां पे, फिर एक अनाउंसमेंट हो जाती है, बात खत्म। इतना अनाउंसमेंट तक का क्वेश्चन नहीं आता, बाय फॉल ऑफ हैमर का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और सिर्फ यही आता है ऑक्शन सेल से। इसके अलावा अब आपके सोगा में कुछ भी नहीं बचा है और कुछ नहीं आता है। ऑक्शन सेल में बाय फॉल ऑफ हैमर वर्ड आपको बिल्कुल रट लेना है, टैटू करा लेना है, नहीं याद रहता है तो ये बाय फॉल ऑफ हैमर याद रहेगा। ये एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? बाकी एक बारी रीड करना आप लोग, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आई एम हियर, मैं आपको समझा दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रीड कर लेना, जितना जितना पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हो चुका है, अब हम क्वेश्चंस देख लें कि किस तरह के आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? सोगा कंप्लीट हो चुका है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको अनपेड सेलर के क्वेश्चंस करा दिए थे या उसके रहते हैं? अनपेड सेलर के क्वेश्चंस हो गए हैं आपके? चलिए चैप्टर 6 के करिए। बैरेक बंद कर लेना प्लीज, चीटिंग मत करना। क्वेश्चन सुनिए अब आप लोग। इन अ सूट बाय सेलर फॉर द अमाउंट ऑफ प्राइस इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी द कोर्ट। अब ये लाइन सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कौन से सेक्शन की लग रही है आप लोगों को।
Tell me the section in a suit by seller for the amount of price in absence of contract to the contrary the court किसकी लग रही है, कौन से सेक्शन की है? Tell me. In a suit by seller for the amount of price in absence of a contract to contrary the contract 61 की है, ठीक है। अब ये द कोर्ट के बाद क्या आएगा आप लोगों ने ये बताना है। पहला, कोर्ट कैन अवॉर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेएबल। कब से इंटरेस्ट लगेगा, जिस दिन से प्राइस पेएबल था। या कब से इंटरेस्ट लगेगा, कैन अवॉर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन डिमांड नोटिस ओनली। क्या ऐसा डिमांड नोटिस जैसा कुछ पढ़ा है हमने? और सी कह रहा है कैन अवॉर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ओनली। और डी कह रहा है कैन नॉट अवॉर्ड इंटरेस्ट एट ऑल। ए कह रहा है उस दिन से के जिस दिन से पैसे पेएबल होंगे उस दिन से इंटरेस्ट लग जाएगा। बी कह रहा है डिमांड नोटिस वाले दिन से लगेगा। सी कह रहा है इंस्टीट्यूशन जिस दिन हुआ था सूट का उस दिन से। और डी कह रहा है मिलेगा ही नहीं, हाँ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से प्राइस पेएबल था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन 57 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद, मतलब सेक्शन 57 का नाम बताना है, टाइटल बताना है। सेक्शन 57 डील्स विद, सबसे पहला ऑप्शन है आपका सूट फॉर प्राइस, ऑप्शन बी है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सी है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डी है सूट फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, और ई है नन ऑफ द अबव। दोबारा सुन लीजिए ऑप्शन। सेक्शन 57 क्या कहता है? ए सूट फॉर प्राइस कहता है, बी सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी कहता है, सी सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस कहता है, डी सूट फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स कहता है। हाँ वेरी गुड तथागत, ऑप्शन बी है। बाकी सब कहाँ हैं? आज इस चैप्टर से सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे। अगले चैप्टर पर मूव करें। स्नेहा बी, ज्योति बी, हाँ ठीक है, अदिति, हाँ वेरी गुड। चैप्टर 6 से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन थे, एक सेक्शन बेस्ड बना हुआ है और एक ये था। चैप्टर 7 पर आ जाइए मिसलेनियस वाले पे, ठीक है। सेक्शन 63 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपसे। सेक्शन 63 जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, इसमें रीजनेबल टाइम इज, रीजनेबल टाइम क्या है? ऑप्शन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑप्शन बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ऑप्शन सी मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। सेक्शन 63 रीजनेबल टाइम क्या है? देखो सिर्फ टाइटल से आना था क्वेश्चन, मैंने बोला था इन डेप्थ मत जाना। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है रीजनेबल टाइम, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ तो रीजनेबल टाइम इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट किस सेक्शन में है? आपके सेक्शन 63 में है। सेक्शन नंबर भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है कि रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट गिवन इन विच सेक्शन, तो विच सेक्शन? सेक्शन 63, ठीक। अब ये कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन है व्हेन ऑक्शन सेल वुड बी कंसिडर्ड टू कंप्लीट, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी? ऑक्शन सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी? दैट्स इट, यही क्वेश्चंस थे। ऑक्शन सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी? अभी तो स्क्रीन पे भी है, बाय द फॉल ऑफ द हैमर, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, व्हेन बायर इज रेडी टू पे, व्हेन द बाय द फॉल ऑफ द हैमर, हाँ वेरी गुड, बाय द फॉल ऑफ द हैमर। तो मिसलेनियस से सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस थे। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हैं हम लोग? सोगा पूरा हो चुका है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? सर लिखना आपको आंसर फॉर्मेट पे डिस्कस करते हैं। आंसर राइटिंग का मुझसे सवाल किसी ने पूछा था, 1 मिनट, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट पूछा था किसी ने मुझसे, है ना। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, जनरल सी एक बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर क्या है, कहाँ है, अपना एड्रेस बताइए, तो आप क्या करेंगे? उसमें एक फॉर्मेट तो यूज़ होता है नो डाउट कि आप पहले हाउस नंबर बताएंगे फिर स्ट्रीट नंबर बताएंगे। तो हम
क्या समझेंगे कि एक बेसिक सा पैटर्न है जो आप फॉलो करेंगे छोटा सा, और उसके बाद आप मुझे अपना आंसर कर देंगे, मैं वहाँ रहता हूँ। ये तो हो गई फॉर्मेट की बात कि कहीं पे ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, या आपने एलएलबी में, या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो रिक्वायर करते हैं कि आप सिर्फ जवाब दें। कई जगहों पर देखिए आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होती है, ऑफ कोर्स होती है, लेकिन जो बेसिकली आपको फॉलो करना होता है तो सबसे पहले ही होता है कि आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले अपने आप से क्वेश्चन पढ़ते ही सवाल पूछिएगा व्हाट। जो आपका क्वेश्चन बेसिक सवाल कर रहा है ना, आपको कोशिश करनी है बिना कहानी सुनाए, बिना बातें बनाए, बिना एग्जैजरेट करे, क्योंकि ट्रस्ट मी, आपके पास ना तो मेंस में इतना टाइम होगा कि शुरू में आप, अब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम डेफिनेशन क्लॉज पे आएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम कंक्लूजन करेंगे। मेंस में इतने खेल का टाइम ही नहीं होता है, किसी चीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपको क्या फोकस करना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, या फिर नहीं, क्वेश्चन आपका ये है कि डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अब आपके पास सीधा सीधा, अब क्वेश्चन आपने किया खुद से कि व्हाट, क्या पूछा जा रहा है, तो जवाब आया डिफरेंस पूछा जा रहा है। अब इसमें आप इधर उधर की कहानी ना सुनाकर सबसे पहले तो अपने डिफरेंस का बेस तैयार करेंगे, कि उसको ये बताएंगे कि देयर इज अ ओवर सो मच ओवरलैपिंग बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। बिल्कुल सही, बहुत सारी ओवरलैपिंग है ना। उसके बाद आप दोनों के इंडिविजुअल सेक्शन नंबर बता देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपने व्हाट का आंसर कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है, व्हाट पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। कैसे बताऊं डिफरेंस, अलग अलग सेक्शन नंबर है वो बता देता हूँ, अलग अलग चीज है, कोई एक आधार पकड़ेंगे हम कि ये बेस है इनके डिफरेंस का, वो बता देता हूँ। अच्छा, मुझे दोनों के डिफरेंस का एक केस लॉ भी याद आ रहा है तो ये बता देता हूँ। अगर केस लॉ मुझे पता है तो, अगर मुझे केस लॉ पता नहीं है तो ये मेंस का एग्जाम है, एलएलबी का नहीं है, मैं फेक केस बनाकर नहीं आऊंगा वहां पे। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं अपने आंसर को इलस्ट्रेट करूंगा, मैं ए और बी लिखूंगा और ए और बी लिख के अपना आंसर को बढ़िया करके इलस्ट्रेट करूंगा। अब सामने वाला एग्जामिनर ना पहली 2-3 लाइन से ही भांप लेता है कि इस आदमी को कितना आता है। शुरू में अगर बकवास करके आओगे, शुरू में अगर इधर उधर का कर कर आओगे, तो वहां पे ना एक इम्प्रेशन सा वहीं खत्म हो जाता है, वो नीचे तक नहीं आता है इम्प्रेशन बनाने के लिए। आपने शुरुआत ही अपने आप से पूछ के करनी है, क्या पूछ रहा है। अच्छे वर्ड्स का चुनाव, और अच्छे वर्ड्स के चुनाव के चक्कर में इतना मुश्किल भी मत चले जाना कि वो गलत लगने लगे। जो वो पूछ रहा है आपको अपने आंसर की शुरुआत उसके जवाब में करनी है। ठीक है, वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है ना, आपको डिफरेंस के बेस बताना है। सेक्शन नंबर अलग अलग है, क्या अलग है, डिग्री ऑफ हार्म अलग है, ये अलग है, इंटेंशन अलग है, या XYZ जो भी अलग है, आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक चीज जो एक आपका आंसर राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, स्पेशली जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, आप अपने आंसर को इलस्ट्रेट हमेशा करके आएंगे। देखिए कुछ जगहों पर केस लॉ ऐसे होते हैं कि वो तो आपको पता ही होने चाहिए।